हेलो दोस्तों। वो मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। उन्हें इतना करीब से देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। वैसे मौसी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था क्योंकि वे अपनी दीदी यानी मेरी माँ के पास पढ़ने आई थी। तब मौसी का मेरे प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होता था। उनका ऐसा व्यवहार मुझे बहुत सुकून दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी तरफ आकर्षित क्यों होता जा रहा हूँ। तब बार बार मन कर रहा था कि मौसी हमेशा मेरे पास रहे। और मौसी मम्मी की कज़िन थी, मुझे गले लगाती रहे। अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी लड़की के प्यार में पड़ गया हूँ। फिर एक दिन मौसी को किसी काम से वापस अपने घर जाना पड़ा। तब वे मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। उनके घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। तब मौसी ने कहा, चलो अब कुछ खा लो और जल्दी से सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। तब मैं खाने से मना कर दिया और कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मौसी कमरे में आई और मेरे पास ही लेट गई। तब अंदर का माहौल गर्म होने लगा था। तभी अचानक मौसी मेरे बहुत करीब आ गई और अपने हाथों से मुझे सहलाने लगी। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण है और मैं 20 साल का हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। दोस्तों, ये घटना मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया था। सच कहूँ तो मुझे शादी में जाने का मन ही नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती भेजा था। उसी गांव में मेरे मौसी का घर था। उनका नाम सुमित्रा है और उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनके अभी तक कोई बच्चे नहीं थे। मेरी मौसी भी उस शादी में आई थी। तब मैंने उन्हें दूर से देखा था, लेकिन मौसी मुझे नहीं देख पाई थी। उनका बचपन भी हमारे गांव में ही बीता था क्योंकि उन्होंने हमारे गांव की स्कूल से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की थी। मुझे वे बचपन से ही बहुत पसंद थी क्योंकि वे मुझ पर बहुत ध्यान देती थी। आज मैं मौसी को 5 साल बाद देख रहा था। उनकी शादी के कुछ दिन पहले वे हमारे गांव आई थी, लेकिन इस बार मौसी बहुत सुंदर लग रही थी। वे किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उनका सौंदर्य शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सच कहूँ तो मैं मौसी से थोड़ा ईर्ष्या करने लगा था। उस दिन मुझे पहली बार लड़कियों के प्रति आकर्षण का एहसास महसूस हुआ। थोड़ा शर्मीला और चुप रहने वाला था और आसानी से किसी से खुलकर बात नहीं करता था, खासकर लड़कियों से। लेकिन उस दिन मौसी की सुंदरता और उनकी जवानी ने मेरे सभी सोच विचार बदल दिए थे। तब मैं उन्हें गले लगाने के सपने में देखने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं था। जहाँ भी वे जाती मैं चुप कर उन्हें देखता रहता था। उस दिन मैंने अपने मन को मजबूर होते देखा। कुछ ही घंटे में एक साधारण अच्छा इंसान से पागल प्रेमी बन गया था। दिसंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी बहुत पड़ रही थी। रात होते ही ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई। शादी का सीजन था, लेकिन सोने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तब मैं सोच ही रहा था कि इतनी ठंड में रात कैसे कटेगी, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी समस्या का हल दिया। क्योंकि तब मौसी हंसते हुए मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। तब उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ मेरी कोई पहचान वाला नहीं था। मौसी का बचपन भी मेरे गांव में ही बीता। तब मौसी का मेरे गले से लगाना मुझे बहुत सुकून दे रहा था। जो मैं सोचा था वे पल भर में मिल गया था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि उनका स्पर्श मुझे उनकी तरफ क्यों खींच रहा है। मेरा मन कर रहा था कि मौसी हमेशा मेरे पास ऐसे ही रहे। उनसे मुझे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं पूरी तरह मदहोश हो गया था। तभी मौसी मुझसे दूर होकर बोली, प्रवीण, तुम कब आए? मैं आज ही आया हूँ। क्या बात है प्रवीण, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? फिर मैं मौसी को अपनी रात की सोने की समस्या बताई तो वे बोली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मेरे घर चलो, वहाँ आराम से सो सकते हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मौसी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा था और रास्ता थोड़ा छोटा था। मौसी ने कहा, प्रवीण, मुझे अपना हाथ दो, अंधेरे में तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा। अब मैं उनका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ अपने मुलायम हाथों में लिया,
वैसे ही मेरे अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उनका हाथ पकड़कर मुझे एक अनोखी खुशी मिल रही थी। धीरे धीरे हम दोनों हाथ पकड़े उनके घर की तरफ जा रहे थे। उसी रास्ते पर कुछ और लोग भी अपने गांव की ओर जा रहे थे। हम थोड़ी दूर चल ही रहे थे कि 5-6 औरतें मौसी के बारे में बात करने लगी। उनमें से एक औरत ने कहा, अरे कल तुम्हारी बेटी की सगाई है ना, सुमित्रा को मत बुलाना, नहीं तो अपशुगन हो जाएगा। ऐसे शुभ अवसर पर 5 औरतों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। एक और औरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहन को तलाक देकर दूसरी औरत से शादी कर लेनी चाहिए और अपना घर बसा लेना चाहिए। तब रात थी, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आया कि हम उनके पीछे चल रहे थे। उनकी बातें सुनकर मौसी ने मेरा हाथ छोड़ जोर से पकड़ लिया, जैसे ही वे बहुत कठिनाई से सह रही हो। मुझे भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मौसी कितना सहन कर रही है। थोड़ी ही देर में मौसी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने उन्हें रुकने को कहा और वे रुक गई। फिर मैं उनके दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, मौसी, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। यह तो हमेशा मेरे साथ होता है। अब मुझे जीने का मन नहीं करता। तभी मैंने उन्हें छोड़ा और उनके मुंह पर उंगली रखकर कहा, मौसी, ऐसा मत बोलो। मैं उन्हें कई बार समझाया। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया। फिर लगभग 10 मिनट के बाद हम उनके घर पहुँचे। तब मैं घर में प्रवेश किया और देखा कि मौसी का घर पर नहीं थे। तब मैं मौसी से पूछा मौसा के बारे में। उन्होंने कहा, तुम्हारे मौसा जी किसी काम से मुंबई गए हुए हैं और 4-5 दिन बाद वापस आएंगे। तब हमने शादी में खाना खा लिया था, इसीलिए मौसी ने जल्दी ही दोनों के लिए बिस्तर लगा दिया। ठंड बहुत थी, इसलिए हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर चादर में घुसकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरी बातों पर चर्चा करते हुए मैंने अचानक पूछा, मौसी, इतने सालों बाद भी आपके बच्चे क्यों नहीं हुए? ये सुनकर मौसी बहुत उदास हो गई और भावुक होकर बोली, क्या बताऊं प्रवीण, तुम्हारे मौसा जी में ही कुछ कमी है। उन्होंने ये बात आज तक मुझे नहीं कही, बल्कि उन्होंने इसे मुझसे छुपाया। क्लिनिक में उन्होंने टेस्ट कराया था। वहाँ मेरी एक दोस्त काम करती है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को ऐसी समस्या है जिसके कारण वह बाप नहीं बन सकता। मैं आज तक उनसे इस बारे में कभी बात नहीं की। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वे साधुओं पर बहुत विश्वास करते हैं और उन पर बहुत भरोसा करते हैं कि 9 महीने में अच्छी खबर मिलेगी। तो कुछ बाबा अगले महीने में ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताते हैं। ये सब पिछले 3 साल से चल रहा है। एक महीने में ही अच्छी खबर मिलने का वादा किया, लेकिन प्रवीण, मुझे पता है कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए मौसी रोने लगी। मुझे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं अपने बिस्तर से उठकर उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गया। फिर मैंने उनके आंसू पहुँचे उनके हाथ का इस्तेमाल किया। जब मैं मुस्कुरा दिया और उठकर अपने बिस्तर पर वापस जाने लगा, लेकिन तभी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, परवीन, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो परवीन, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं जो महिलाओं की दुख और उनकी भावनाओं को समझते हैं। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा तूफान उठ रहा था। मेरा मन कह रहा था कि मैं भी उन्हें छू लूँ, लेकिन मेरा मन इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह बहुत भाग्यशाली होगी। तुम स्त्रियों का आदर करते हो और उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हो। वे खुद ही अपने विचारों में खोई हुई थी, लेकिन अचानक उनका ध्यान मेरी तरफ घूमा। उन्होंने कहा, इस ठंडी रात में तुमने कुछ नहीं पहना? फिर उन्होंने कहा, प्रवीण, रजाई में आ जाओ, बहुत ठंड है। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों एक ही रजाई में एक साथ थे। फिर मौसी ने कहा, सॉरी, मैं बस अपने दुखों की बात कर रही थी। तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मैंने जवाब दिया, मौसी, मैं सिर्फ नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही। कोई बात नहीं प्रवीण, तुम्हारे सामने अभी लंबा जीवन है। वह मुझसे लिपट गई। फिर मौसी ने कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए?
इस पर मैंने कहा मौसी, ख्याल तो आता है लेकिन अब तक ऐसी कोई मिली नहीं। प्रवीण, तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल आप जैसी। तब मौसी हंसते हुए बोली, मेरी जैसी क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, समझदार हैं और बहुत अच्छे दिल की इंसान हैं। मौसी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, सच में झूठ क्यों बोलूँगा? काश आप मेरी नज़रों से देख पाती। फिर मौसी ने एक और सवाल पूछा जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसा लगता है? मैंने जवाब दिया, मौसी आप बहुत अच्छी लगती हैं। अब मुझे धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि मौसी भी मुझ में रुचि ले रही है। बाहर ठंड पड़ रही थी और अंदर का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। फिर मौसी ने कहा, तुम पहला इंसान हो प्रवीण जिसने मुझ में इतने गुण देखे हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरे शब्दों में बहुत खुशी दे रही हो, क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मैं मौसी से एक बात कहना चाहता था लेकिन शब्द मेरे मुंह पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मौसी को हमेशा खुश रखना था और उनका हर दुख कम करना था। फिर मैंने हिम्मत करके मौसी से कह दिया, मौसी मुझे आपसे एक बात कहनी है, प्लीज़ गुस्सा मत करना। मौसी ने कहा, प्रवीण तुम कुछ भी कह सकते हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। तब मैंने कहा, मौसी मैं आपको औलाद दे सकता हूँ। ये सुनकर मौसी एकदम चुप हो गई और मैं भी थोड़ा घबरा गया। कुछ देर बाद मौसी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, प्रवीण तुम कुछ गलत नहीं कह रहे हो। तुम क्या सोचकर ये बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ, बीवी नहीं। फिर थोड़ी देर मौसी शांत रही। उसके बाद बोली, प्रवीण मैं सोच रही हूँ कि क्या ये सही कहलाएगा। तब मैंने कहा, अगर कुछ चीज़ें सुधारने के लिए थोड़ी गलती करनी पड़े तो मुझे लगता है कि वे गलत नहीं है। इस पर मौसी ने कहा, प्रवीण मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मौसी, आप सोच ले। अगले दिन मैं जल्दी उठी क्योंकि 7 बजे निकल रहा था। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर बारात के साथ ही मैं चला गया। फिर रात 9 बजे मैंने खाना खाकर मौसी के घर जाने का फ़ैसला किया। तब मौसी मेरे ही इंतज़ार में थी और तभी मुझे देखकर हंसते हुए बोली, प्रवीण आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत मिस किया। मैं भी कहा, मौसी मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर मौसी ने कॉफ़ी बनाई और हम दोनों ने कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। फिर मौसी ने कहा, प्रवीण मैं तुम्हारी कल की बात से सहमत हूँ। तब मैंने कहा, मौसी एक बार करके देखिए, आपके आगे का जीवन केवल खुशियों और सुख से भरा होगा। मौसी ने कहा, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी और मैंने अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ मेरे दिल में भगवान के रूप में रहेगा। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए और 2 शरीर एक आत्मा बन गए। तुमने मेरी हर इच्छा पूरी कर दी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुरंत बोला, मौसी इसमें धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको सुखी देखना चाहता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैं मौसी के घर 3 दिन बिताए और उन्हें हर खुशी देने की पूरी कोशिश की। जब मैं वापस लौटने लगा था तब मौसी की आंखों में आंसू थे। तब मैंने उन्हें गले से लगाकर फिर मिलने का वादा करके अपने घर के लिए रवाना हो गया। फिर करीब 3 महीने बाद उनका फ़ोन आया। तब मौसी ने मुझे बताया कि वे माँ बनने वाली है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भगवान का धन्यवाद किया। फिर 9 महीने बाद मौसी को एक प्यारा सा बेटा हुआ। मेरा बहुत मन था कि मैं भी अपने बेटे को देखने जाऊं, लेकिन तभी मेरी नई नई जॉब लगी थी और अभी छुट्टी लेना जॉब से हाथ धोना था, इसीलिए मैं उनके घर नहीं जा पाया। उस समय स्मार्टफोन भी नहीं थे जिससे मैं अपने बेटे की फ़ोटो भी नहीं देख सका। आखिरकार 1 साल बाद मेरी शादी में मेरी मौसी से मुलाकात हुई और फिर मैं अपने बेटे को देखा। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल। मौसी भी बहुत खुश थी और उनका आनंद देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।